पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज हम जी जो हमने अपना एक 45 शेयर्स वाली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक थोड़ा सा स्टेटस चेक करते हैं कि वहाँ पे हमने 3 सेक्शंस में शेयर्स आइडेंटिफाई किए थे। डिविडेंड टियर 1 स्टॉक जिसमें एस्टिमेटेड डिविडेंड यील्ड 15 से ऊपर हो, डिविडेंड टियर 2 स्टॉक जिसमें 10 से 15 एस्टिमेटेड हो, और ग्रोथ स्टॉक जो हमें लग रहा था कि किसी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो वो ऊपर जा सकते हैं। ये वीडियो हमने जिस वक्त बनाई थी उस वक्त मार्केट 60 को क्रॉस करके वहां पे थोड़ा सा 60 से 65 के दरमियान थी। और जब बहुत से लोग आपको मार्केट में ये कह रहे थे कि भाई अब मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, अब ये बाइंग टाइम नहीं है, कुछ लोग डांट डांट के भी कहते थे कि भाई ये बाइंग टाइम गुजर गया है, और जो भी है। और हमने आपको ये बताया था कि मार्केट में हर टाइम पे बाइंग की जा सकती है अगर सिर्फ आपका होराइजन कम से कम 3 साल का हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट को अच्छा समझ के खरीदें, वहां से मार्केट थोड़ा लंबे अरसे के लिए डाउन हो जाए, लेकिन अच्छे शेयर्स होंगे तो 3 साल में आपको मुनासिब प्रॉफिट इकट्ठा दे देंगे। लेकिन अच्छे शेयर्स की शर्त जरूरी है। और आज भी इतनी ऊपर आने के बावजूद भी मार्केट में बाइंग की जा सकती है, अगेन कम से कम 3 साल के होराइजन के लिए। और वैसे तो मार्केट में 30-30 साल की प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट की जाती है। और अभी भी आपको बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अब बेच दें, जो 60 पे कहते थे बेच दें, उन्होंने पता नहीं आगे कुछ खरीदने दिए कि नहीं, आज 90 पे भी वो ये कह रहे हैं जी बेच दें। तो ऐसे लोगों को हम तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और जिसने उस टाइम पे नहीं खरीदा होगा वो आज पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा। और अब हमें नहीं पता कि आज से अगले साल में मार्केट कहाँ पे जाएगी। हो सकता है 60 पे भी चली जाए, और अगर 60 पे चली गई तो फिर अगेन वही बात है कि लंबा होराइजन होगा तो आपको फायदा ही होगा। और अगर 120 पे चली जाए तो फिर आप 1 साल के बाद पछताएंगे कि काश अभी ले लिया होता। तो इसलिए लंबे होराइजन के लिए सोच के देखें। तो अब हम पहले डिविडेंड टियर 1 वाले स्टॉक्स को देखते हैं। अब सारी तफसील पे नहीं जाएंगे। अब ये वाला पोर्शन हमने बेसिकली आज की वीडियो में ऐड किया है। यहाँ तक कॉलम एच में जो है 1 दिसंबर 2023 की प्राइस थी, उसके बाद उस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया ये हमने नया लिखा है। वो डिविडेंड उसमें से निकाल दें तो एक्स प्राइस क्या बनी, उसके बाद उसकी आज की प्राइस क्या है, और 11 महीने में तकरीबन प्रॉफिट कितना हुआ। ये दिसंबर 1 को बनाई थी, उसके आसपास वीडियो बनाई थी। और प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी हुई। अब अगेन ये हर शेयर में डिफरेंट होगी, हम तो सिर्फ एक स्टेटस चेक कर रहे हैं कि ओवरऑल कैसा रहा। तो अब जैसे ई फर्ट, अच्छा इसमें जाहिर बात है मैनुअल एंट्री है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर कहीं पे ज़्यादा बड़ी गलती है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन एडजस्ट कर लें। हमें उम्मीद तो नहीं है कि बहुत बड़ी कोई गलती होगी, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। और हम तकरीबन 2 महीने से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने इसको सेकंड चेक भी नहीं किया। तो आप खुद एक दफ़ा रीचेक करना हो फिगर्स को तो कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ई फर्ट को देखें तो 11 महीने में 143 143% प्रॉफिट है। ओजीडीसी में 82% प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें डिविडेंड कैपिटल गेन दोनों शामिल है प्रॉफिट में। एस्टिमेशन तो हमने डिविडेंड यील्ड के हवाले से की थी, लेकिन प्राइसेस भी आपके सामने उनकी बहुत ऊपर निकल गई हैं। पीओएल में 70% प्रॉफिट है, पीएसओ में 40% प्रॉफिट है, आल्टन एनर्जी में 55% प्रॉफिट है, ईपीक्यूएल में 3% प्रॉफिट है, कैपको में 44% प्रॉफिट है। लेकिन साथ ही देखें कुछ में लॉस भी हो गया। अब ये और बात है कि डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं कंपनी के, इंडस्ट्री के, तो उसके हिसाब से हमें डे टू डे बेसिस पे फैसला करना होता है। लेकिन फिर भी असेसमेंट हमारी ये है कि अगर किसी ने लेके उस दिन 1 साल पहले 11 महीने पहले लेके छोड़ दी होते तो उसका क्या स्टेटस होता। वरना हम तो साथ साथ आपको पता है फैसले फिर करते भी रहते हैं। और पास्ट में हमने ये देखा कि लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा फायदा हुआ था, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हवाले से उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा फायदा हुआ था। इसी तरह एलपीएल में इसके मुताबिक सिर्फ 13% फायदा हुआ है। ये और बात है, बीच में हम ट्रेडिंग करते रहे तो हमारा एलपीएल का प्रॉफिट जाती तौर पे ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 13% है, एनसीपीएल 28% है, एनपीएल 73% है, जेबीडीसी 13% है। और ये शुरू में ही हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई तो जाती तौर पे हम इसमें से निकल गए थे। शुगर सेक्टर में भी हम निकल गए थे। बहरहाल अलाहाबाद 27% है, हबीब शुगर 68% है,
और शाह मुराद 83% है। और हमने 500 पे SHSML में से एग्जिट कर लिया था और अब उसकी प्राइस देखें कहाँ पे पहुंच गई है। उसके बावजूद भी इस वर्किंग के मुताबिक तो 83% प्रॉफिट है, लेकिन इस दफा हमें समझ आई कि साथ साथ फैसले करने में कई दफा ज्यादा बेनिफिट भी हो जाता है। तो अब मान लें अगर किसी ने ये टीयर 1 के तमाम स्टॉक्स बराबर बराबर खरीदे होते तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आज होती 48%। और उसने बेचे ना होते, बिल्कुल भी ना बेचे होते, तो फिर 48% होती। अब यहां से आप लोग सब अपना अपना जायजा ले सकते हैं कि क्या एक साल में 11 महीने में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 48% से ज्यादा है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अगर नहीं है तो आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स में सब में बराबर बराबर लेके रख दें, या कुछ में ज्यादा कुछ में कम लेके रखते हैं और ज्यादा उनमें ट्रेडिंग ना करें। लेकिन अगेन स्ट्रेटेजीज बदलती भी रहती हैं। बहरहाल ये एक वर्किंग आपके सामने यहाँ पे आ गई। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। तो अब देखते हैं जी टियर 2 वाले स्टॉक्स। तो टियर 2 में देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टील्स था, इसके ऊपर हमें 9% प्रॉफिट हुआ है। एंग्रो कॉरपोरेशन के ऊपर 10%, फातिमा फर्टिलाइजर के ऊपर 125%, एफएफसी के ऊपर 204%, पीपीएल के ऊपर 76%, एपीएल के ऊपर 30%। पीएनएससी की एक्स प्राइस, क्योंकि इसने बोनस भी दिया था, वो हमने उससे KSEstocks.com से निकाली है। उस हिसाब से पीएनएससी के ऊपर 142%, हब में 3% लॉस है। पीकेजीपी 136% प्रॉफिट, एसपीडब्ल्यूएल 27% लॉस, डीसीआर 64% प्रॉफिट, मेहरान शुगर 23% लॉस। वैसे आपको पता है हम मेहरान शुगर में से निकल गए थे तो हमें तो ये लॉस नहीं देखना पड़ा। पाक डेटाकॉम 11% लॉस, एनसीएल 1% लॉस, टीपीएल प्रॉपर्टीज 45% लॉस। और अगर टियर 2 के किसी ने सारे शेयर्स लेके रखे होते तो उसको 46% फायदा होता। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें ये समझ आ रही है कि जो पिछले सालों में हमने वर्किंग की थी उसके मुताबिक हमें लॉन्ग टर्म रखने का, शेयर्स को टाइमली ना फैसले करने का, यानी कि अगर कहीं पे हमें लगे कि कोई शेयर अब डाउन होने वाला है उसमें से ना एग्जिट करना और लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लेना, तो इससे पिछले साल में उसमें हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। हमने जब अपना असेसमेंट किया था एक साल के बाद, या रमजान टू रमजान जो हम असेसमेंट करते थे। लेकिन इस मर्तबा पिछले साल में अगर देखा जाए तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 50% से तो ज्यादा ही हुआ है। तो उस हिसाब से ये कहना मुश्किल है कि अब शेयर लेके रख के छोड़ के बैठ जाएं तो आपको डेफिनेटली ज्यादा फायदा होगा। बल्कि अगर साथ साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो करते हुए जो भी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उसके मुताबिक अगर डिसीजन करें तो प्रॉबली फायदा ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप खास तौर पे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, आप अपने हवाले से जरूर देखें कि क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पिछले एक साल में इतना प्रॉफिट हुआ है जितना नजर आ रहा है। और ये जाहिर बात है, देखिए हमें इल्हाम तो नहीं होगा ना कि ईफर्ट 143% बढ़ जाएगा, नीचे देखें तो जी एफएफसी 204% बढ़ जाएगा और किसी और में लॉस होगा। इसलिए थोड़ा सा जरूरी भी नहीं कि आप इन 15 शेयर में इन्वेस्टमेंट करें या पूरे 30 शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, जितने भी आप हमारी वर्किंग या अपनी वर्किंग के मुताबिक आपको मिलें डिविडेंड यील्ड वाले। लेकिन फिर भी डाइवर्सिफाई करने से फायदा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता किस शेयर में ज्यादा मूव्स बन जाएंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने तीसरी जो आइडेंटिफाई की थी, तीसरा सेक्शन ग्रोथ स्टॉक्स का, जिसमें डिविडेंड यील्ड के हवाले से नहीं हमने इन्वेस्टमेंट की थी। हमने उनको आइडेंटिफाई किया था कि इनमें प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है और कुछ मूव्स बन रही हैं जिसके हवाले से हम उनको अगेन प्रॉफिटेबिलिटी की बैकिंग पे ही कि हम उनको देख सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले था साजियो। और अगर किसी ने पिछले साल ये लेके यहाँ पे रख के छोड़ा होता तो 516% प्रॉफिट हो गया होता आज तक उसको। एक्साइड में 102%, एफसीसीएल 90%, ठट्ठा सीमेंट 594%। और हमारा तो आपको पता है कि यहाँ से काफी प्रॉफिट बना है। और एफएफबीएल 181%, एफएफएल 14%, मारी पेट्रोलियम, इसकी भी हमने एक्स प्राइस निकाली है उस दिन की, उस डेट की प्राइस के हिसाब से, तो वो 141% प्रॉफिट एक साल में 11 महीने में हो गया। एसएनजीपी 35%, एटीआरएल 47%, एनआरएल में नुकसान भी हुआ, पीआरएल में नुकसान हुआ, एनएमएल में भी नुकसान हुआ 10%,
ट्रैवलर्स, ये जो है टेक्सटाइल वाले रिकवर होते लग रहे थे, लेकिन फिर बाद में नहीं हुए, इसमें नुकसान हुआ 32%। सिक्योरिटी पेपर्स में 24% प्रॉफिट है, KML 37% लॉस और KTML 6% प्रॉफिट। और अगर किसी ने ग्रोथ शेयर्स में, तमाम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बराबर की होती तो आज 11 महीने में उसका प्रॉफिट दुगना हो गया होता। तो अब किसी ने अगर इन तमाम ग्रोथ स्टॉक्स में बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट की होती तो भी उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई होती इन 11 महीने में। और हमने तो पिक एंड चूज तमाम सेक्शंस में किए थे, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि पिछले 11 महीने में, देखें पिछले 16 महीने में तो हमारी ऑफ कोर्स डबल हो चुकी है, लेकिन पिछले 11 महीने में शायद हमारी इससे कम हो। लेकिन इस वर्किंग से पता लगा कि ग्रोथ स्टॉक्स में कैपिटल गेन ज्यादा हो रहा है। और उसकी एक वजह यह हो सकती है कि आमतौर पे बहुत सारे जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं उनका फोकस डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स होते हैं, तो कई मर्तबा ऐसे शेयर्स में मूव्स ज्यादा बन जाती हैं। और किसी को नहीं समझ आ रही कि हम टीयर 1 में करें, टीयर 2 में करें, टीयर 3 में करें। और अगर उसने इन तमाम 45 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी होती, जिसमें से कुछ में लॉस भी हुआ है, तो आज 11 महीने में उसको 65% मुनाफा हो चुका होता। और ये 65% मुनाफा उस वक्त है, आप इसको एक साल ही समझ लें, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते ही ये सोच के हैं कि आप सोच लें हमें भी 65% मुनाफा हुआ है, इतना शायद हो गया हो। हम तो सोच के इन्वेस्टमेंट ये करते हैं कि भाई हमें साल में 20% का रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिल जाए तो वी आर वेरी हैप्पी। और वहां पे फिर इस तरीके से जब हमने अपनी वर्किंग के साथ किया और 65% मुनाफा हो जाए तो फिर बंदे को और क्या चाहिए। इसके बाद भी अगर बंदा रोता रहे कि भाई ये शेयर ऊपर निकल गया, ये शेयर मुझे नहीं पता लगा, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अब हम इसके ऊपर अब वर्किंग करेंगे थोड़ी सी, और फिर अब दोबारा से टीयर 1, टीयर 2 और ग्रोथ स्टॉक्स कोई 45 आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में क्या हिसाब किताब है। अभी पता नहीं उसमें कितना टाइम लग जाए, लेकिन करते हैं, लेट्स सी। लेकिन देखें, असल में समझने की बात है कि अगेन उस वक्त जब आपको लोग कहते थे कि स्टॉक मार्केट में एंटर होने का टाइम नहीं है, और वहां पे एंट्री लेके कितना प्रॉफिट हो गया। और आज भी बहुत से लोग कहते हैं टाइम नहीं है, और कल को मार्केट नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहां से ऊपर ही जाती है तो फिर इसका मतलब है आपका टाइम कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर किसी ने अभी तक स्टॉक मार्केट से फायदा हासिल नहीं किया और लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो फिर फैसला उसने खुद करना है कि वो क्या करे। देखिए, जो पहले के बैठे हुए हैं जिनका मुनाफा हुआ है, वो ज्यादा आसानी से इस टाइम पे रिस्क ले सकते हैं कि आज अगर वो स्टॉक मार्केट में पुराने पैसे अपने नहीं निकालते और यहाँ से मार्केट कोई 20-30% भी नीचे चली जाती है, फिर भी जिन लोगों ने पिछले 18 महीने में अच्छा प्रॉफिट बनाया, उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। और अगर मार्केट में रेट्स इतने नीचे आते हैं तो वहां से फिर रिकवर होंगे अच्छी कंपनीज के, क्योंकि वो आज की तारीख में भी अंडर वैल्यूड ही हैं। बहरहाल, हम वो शेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे और हमारे मुताबिक आज भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, आ सकता है, हर रोज आ सकता है। लेकिन सिर्फ बात वही है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ छोटे मोटे नुकसान पे परेशान नहीं होना, और एक साल भी अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो तो परेशान नहीं होना। हमने 2 साल नुकसान में रह के तीसरे साल में हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई थी, और 3 साल में देखा जाए तो तकरीबन 33% प्रॉफिट हमारा ऑन एवरेज बनेगा। लेकिन एक साल में इन्वेस्टमेंट डबल करना ये कोई मजाक नहीं है, और यहाँ से आपको स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल का पता लग जाता है। लेकिन ये तब हुआ सिर्फ क्योंकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए थे कि अच्छे स्टॉक्स में मूव्स बनेंगी जब वहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आएगा। इसलिए हम 2 साल के लॉस में भी परेशान होके स्टॉक मार्केट से बेच के निकले नहीं। तो अगर कोई आना चाहता है तो आज भी आ सकता है लॉन्ग टाइम के होराइजन के साथ। लेकिन अगर आप थोड़े से नुकसान में परेशान होते हैं तो फिर यहाँ से आके रातों रात अमीर होने के ख्वाब ना देखें और यहाँ पे आए ही मत। अब अगेन यार, वर्किंग में कोई गलती हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद नहीं कर रहे कि कोई बहुत बड़ी गलती होगी। 4-5 मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर किसी को बहुत ही बड़ी कोई गलती आइडेंटिफाई होती है तो काइंडली कमेंट में बता भी दे, क्योंकि देखें इसका मकसद लर्निंग है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका खासतौर पे आज की वीडियो का प्राइमरीली ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि देखें जी ये हमने इस रेट पे आइडेंटिफाई किया और देखें ये शेयर कहाँ पे चला गया।
उसके लिए हम अलग वीडियो बनाते हैं, जैसे ठट्ठा के ऊपर बनाई थी। लेकिन इसका मकसद यही है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में रखने में फायदा है या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में फायदा है, या कोई भी टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के हिसाब से सही होता है या गलत होता है, और होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म का, वगैरह वगैरह। तो ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। और देखें, ग्रोथ स्टॉक में फिर भी थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है। और जैसे हमने देखा ना, जरूरी नहीं, अब पता नहीं ये बात हमने पहले कही है कि नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल डिविडेंड टीयर 1 वाले में आपको 40-50% का गेन मिलेगा, टीयर 2 वाले में हर साल 40-50% का गेन मिलेगा, और ग्रोथ वाले में हर साल 100% गेन मिलेगा। देखिए, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जा रही है, शेयर्स की प्राइसेस ऊपर जाती जा रही हैं, तो कंपैरेटिवली आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रॉफिट परसेंटेज में कमी आएगी अगले आने वाले सालों में। और ज्यादा फायदा वही उठाएगा जिसने पहले पुराने पैसों से प्रॉफिट बनाया और अब उन्हीं को स्टॉक मार्केट में री इन्वेस्ट किया और उनसे कम्युलेट कर रहा है, कंपाउंड कर रहा है। तो यही कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। तो अगर आपने 100 से 200 बना लिए तो ये 100% प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने जब 200 बनाए और वो स्टॉक मार्केट में ही रहने दिए, तो आपने जब 200 में उतनी ही अमाउंट 100 की जब इजाफा हुआ, तो वो सिर्फ 50% प्रॉफिट से इजाफा हो जाएगा। और फिर 3 लाख के ऊपर 1 लाख का इजाफा होगा, वो सिर्फ 35% प्रॉफिट से हो जाएगा। तो आप जहां से चले होंगे, तो वहां से आप 100 से 400 में फिर जल्दी पहुंच जाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में कम इजाफे के साथ पहुंच जाएंगे अगर आप री इन्वेस्ट करते जाएं। ऑफ कोर्स हर कोई नहीं कर सकता, कुछ लोग डिविडेंड से अपने घर के खर्चे में भी पैसे डालते हैं, लेकिन अगर कंपाउंडिंग किया जाए तो वो लोग असल में यहाँ से फायदे में रहते हैं। तो बहरहाल ये एक स्टेटस चेक था। अब आप लोग खुद देख लें कि आप लोगों ने पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस कैसी दी है, और इस तरीके से परफॉर्मेंस कैसी रही है, और आगे आप लोगों ने क्या करना है। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।